क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट है, गवर्नमेंट के पास ट्रैकिंग का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेने के देने पड़ जाएंगे, इतना आपने कमाया नहीं होगा जितना सरकार को टैक्स देना पड़ जाएगा। सेलिंग अमाउंट पे 30% का टैक्स देने के लिए तैयार है। फॉरेक्स ट्रेडर्स के अकाउंट फ्रीज होते हुए सुने होंगे, तो 70% की पेनल्टी के लिए तैयार हो जाना। इसलिए हेलो एवरीवन, ट्रेडिंग काम की एक नई वीडियो में आप सब भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। भाई मुझे ना अक्सर इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में एक ही मैसेज आता रहता है काफ़ी टाइम से कि फॉरेक्स की जब हम ट्रेड करके इनकम बनाते हैं तो उसकी टैक्सेबिलिटी कैसे होती है। ITR के दिन आ चुके हुए हैं, ITR की ड्यू डेट जो 31 जुलाई होती है वो एक्सटेंड हो चुकी हुई है इस साल, बट तब भी बहुत से ट्रेडर्स में उत्सुकता है कि हमने प्रॉफिट तो कर लिया भाई फॉरेक्स करके, या हम फ्यूचर में प्रॉफिट तो कर लेंगे फॉरेक्स करके, बट ये बता दो कि इसकी टैक्सेबिलिटी का इंडिया में क्या सीन है और कैसे आप इस पे टैक्स पे करते हो। अब भाई इससे पहले कि हम इसकी टैक्सेबिलिटी पे आए, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा लीगैलिटी क्या है। बट लीगैलिटी से पहले भी आप समझो फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है। भाई बेसिकली फॉरेक्स ट्रेडिंग का मतलब है, ट्रेड का मतलब तो सिंप्लीफाइड वैसे आपको पता ही है, एक चीज को बाय सेल करना फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। फॉरेक्स मतलब फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि जब आप सपोज इंडिया में बैठे मैं डॉलर की करेंसी को ले रहा हूँ और कुछ टाइम बाद वो डॉलर बेच रहा हूँ एक अच्छे रेट पे, 79 पे दिया, 83, 85 पे बेच दिया, तो भाई दैट मीन्स मैं जो प्रॉफिट कर रहा हूँ वो फॉरेक्स ट्रेडिंग का प्रॉफिट होता है। फॉरेक्स ट्रेडिंग में क्या क्या चीज़ें आती है भाई, जब आप यूरो USD मतलब करेंसी पे जिसमें प्राइमरी सेकेंडरी करेंसी होती है, USD JPY, GBP USD स्विस फ्रैंक या गोल्ड US ऑल, किसी फॉरेन के इंडेक्स में जैसे डाउ जोन्स, FI40, US टेक या किसी फॉरेन के स्टॉक में जैसे एप्पल, टेस्ला में ट्रेड करते हो, तो ये सब फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर आता है। बट द पॉइंट इज टैक्सेबिलिटी कैसे है। उससे पहले समझो क्या इंडिया में फॉरेक्स लीगल है। भाई देखो, इंडिया में फॉरेक्स लीगल भी है और इंडिया में फॉरेक्स अनरेगुलेटेड भी है। किस तरह से समझो, अगर आप इंडियन गवर्नमेंट या सेबी के द्वारा निर्देशों के द्वारा बताए गए 4 करेंसी पेयर्स में ट्रेड करते हो, जिसमें से USD INR, ठीक है, GBP INR, यूरो INR या फिर JPY INR, इनमें आप ट्रेड करते हो तो आप लीगली इंडिया में फॉरेक्स कर रहे हो। बट मेरा मानना है कोई भी ट्रेडर इन पेयर्स में ट्रेड ही नहीं करता क्योंकि इनमें वॉल्यूम्स ही नहीं है। भाई पहले तो USD INR में फिर भी लोग ट्रेड करते थे, बट पीछे इन्होंने कह दिया था कि हम बैन कर देंगे USD INR की ट्रेडिंग भी, करेंसी पेयर्स की ट्रेडिंग ही बैन कर देंगे, तो वॉल्यूम और ज़्यादा कम होगी। अब आता है अनरेगुलेटेड। अब देखो फॉरेक्स में गवर्नमेंट की कोई भी रेगुलेशन नहीं है, बट फैमा यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जिसको फैमा कहते हैं, फैमा का कहना है कि अगर आप पैसा देश के बाहर भेजते हो, ठीक है, तो आप फैमा की वॉल्यूशन कर रहे हो, क्योंकि आपका पैसा देश के बाहर जाएगा तो आपकी करेंसी वीक होगी। अब समझो मैक्सिमम फॉरेक्स ट्रेडर्स इंडिया में काम कैसे करते हैं। देखो भाई, कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं एक्सनेस जैसे या और भी फॉरेक्स प्लेटफॉर्म्स हैं, इन्होंने काफ़ी देर से इंडिया में अपनी कंसल्टेंसी फर्म्स ओपन की हुई है, ठीक है, जिससे जब आपको इनके ब्रोकर में डिपॉजिट कराना होता है तो ये आपका डिपॉजिट, सपोज आप पर्सन हो, इन्होंने आपका डिपॉजिट अपनी कंसल्टेंसी फर्म में लिया, और जब भी आपने इनसे विड्रॉ करना होता है तब भी ये आपको इसी फॉर्म में विड्रॉल देते हैं। बट अब जो बदलते हुए नियम है ना, UPI में चेंजेस आए हैं, बैंक्स ने स्विफ्ट सिस्टम लगा दिए हैं जहाँ पे बैंक्स ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करता है, उसने इनकी बहुत सी कंसल्टेंसी फर्म, सिर्फ एक्सनेस ही नहीं बाकी ब्रोकर्स की भी कंसल्टेंसी फर्म को फ्लैग किया हुआ है। तो जैसे ही आप कोई डिपॉजिट विड्रॉल करते हो इनसे डायरेक्ट अपने बैंक में UPI के थ्रू, कार्ड के थ्रू, तो भाई आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है। आपने रिसेंट टाइम में बहुत से फॉरेक्स ट्रेडर्स के अकाउंट फ्रीज होते हुए सुने होंगे। तो यहाँ पे क्या सही मेथड है जिसके साथ ट्रेडर्स ट्रेड करें, इंक्लूडिंग मी। हम बेसिकली क्या करते हैं, हम क्रिप्टो बाय करते हैं, ठीक है। सपोज ये मेरा ब्रोकर है जिसमें मैं ट्रेड करता हूँ एक्सनेस, मैं क्या करूँगा, मैं ABCD से क्रिप्टो बाय करूँगा। P2P से भी कर सकते हो, मैं P2P प्रेफर नहीं करता, मैं खुद P2P यूज़ नहीं करता, बट मैंने क्रिप्टो बाय किया, ठीक है। क्रिप्टो बाय करके मैंने अपने ब्रोकर में क्रिप्टो डिपॉजिट कर दिया। ये बाय कैसे किया, ऑब्वियसली UPI के थ्रू या बैंक ट्रांसफर के थ्रू, किसी पर्सन से डायरेक्टली, वो भी P2P में आ जाता है। बट मेरा P2P का, जब मैं P2P कह रहा हूँ, मैं प्रेफर नहीं करता। डैट मीन जो बाइनेंस वगैरह पे P2P होते हैं, मैं उसके अगेंस्ट रहता हूँ, वहाँ पे भी अकाउंट्स बहुत फ्रीज होते हैं, ठीक है। तो मैंने UPI के थ्रू या बैंक ट्रांसफर के थ्रू या किसी अपने नॉन पर्सन से
क्रिप्टो लिया और वो क्रिप्टो ब्रोकर में डिपॉजिट किया। अब ये ब्रोकर कोई भी हो सकता है, एक्सनेस हो, एक्सएम हो, नकदी हो, कोई भी फॉरेक्स ब्रोकर, ठीक है। डिपॉजिट किया, डिपॉजिट करके मैंने यहाँ से स्टार्ट कर दी ट्रेडिंग। अब ट्रेडिंग में हो सकता है मुझे प्रॉफिट हो सकता है लॉस हो, जो भी मुझे प्रॉफिट लॉस हुआ उसको मैंने दोबारा से विड्रॉ कर दिया अपने क्रिप्टो वॉलेट में, ठीक है। और क्रिप्टो वॉलेट से मैंने ये दे दिया उस पर्सन को, ठीक है। तो इफेक्टिवली आपने क्या किया, आपने अपने पैसे से क्रिप्टो बाय किया जो इंडिया में लीगल है, क्रिप्टो को ब्रोकर में डिपॉजिट किया, ब्रोकर से विड्रॉ क्रिप्टो में लिया और उसके बाद यूपीआई दे दिया। तो अगर आप गवर्नमेंट की नज़र से इसको समझो, आप क्या कर रहे हो, आप बेसिकली क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। आपने 100 USDT डाले थे, अब आपके पास 110 वापस आ गए, $10 का आपको प्रॉफिट हो गया, एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ। तो आपने क्रिप्टो में ट्रेड किया। अब अगर आप ये क्रिप्टो जो वॉलेट है इसके लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो बाइनेंस जैसा या कोई भी और जो इंडिया में FIU रजिस्टर्ड है। FIU क्या है, इंडिया की एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बॉडी है जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस को लाइसेंस देती है। अगर तो आपका ऐसा ब्रोकर है जो FIU रजिस्टर्ड है तो इस पे चुपचाप जितना क्रिप्टो बेचोगे आप आंखें बंद करके 30% का टैक्स दे दोगे। ये आपका अपने आप एक AIS होता है, जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट से रिटर्न भरवाने जाओगे वो आपको बताएगा कि एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट होती है जिसमें भाई आपकी जन्म कुंडली टैक्स की बन के आ जाती है, आपने कहाँ पे क्या ट्रेड किया सब कुछ आ जाता है। तो ये आपके AIS में आ गया होगा, आप इसके ऊपर फ्लैट 30% का टैक्स दे दोगे। एक तो तरीका हो गया ये। दूसरा तरीका क्या है भाई, अगर मैं किसी FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म को यूज कर ही नहीं रहा, मैं किसी क्रिप्टो वॉलेट को यूज कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये होता है डिसेंट्रलाइज, इसकी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट पास नहीं जाती। जो आपको टैक्स देना है वो ये कह के देना है कि आप क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हो या उसको कंसल्टेंसी हेड में डाल के देना है। दोनों आपके पास ऑप्शन है, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट है, गवर्नमेंट के पास ट्रैकिंग का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर आप बिल्कुल सच्चे सुच्चे साफ सुथरे तरीके से टैक्स देना चाहते हो तो इस अमाउंट पे भी 30% दे दो और अपनी ज़िंदगी को सुखी कर दो। अगर आप साफ सुथरे तरीके से नहीं चलना चाहते तो इस अमाउंट को जो आपने UPI को अपने बैंक में लिया, आप समझो क्या हुआ, जब मैंने क्रिप्टो बाय किया, ठीक है, मैंने 10,000 रुपीज़ का क्रिप्टो बाय किया, ठीक है। जब मैंने क्रिप्टो सेल किया मैंने 11,000 रुपीज़ का क्रिप्टो सेल किया। तो एक तरह से ये मैंने कंसल्टेंसी दी और ये मैंने कंसल्टेंसी दी, तो नेट इनकम 1,000 रुपीज़ पे मुझे अपने टैक्स स्लैब, अगर मैं 10% में आता हूँ तो 10%, 5 में आता हूँ 5, 20 में आता हूँ 20, जो भी मेरा टैक्स स्लैब है वो इनकम टैक्स स्लैब्स के रेट्स मैंने पिछले वीडियो में समझाए हुए हैं, दूसरे चैनल पे पढ़िए, आप ट्रेड विद संचित देख सकते हो जिसपे हमारे 1.25 लाख सब्सक्राइबर्स है। उस पर मैंने अभी 3 महीने शांति है, वीडियोज़ नहीं डालूंगा उस पर। तो वहाँ पर भाई आप ये टैक्स इस पे अपने नॉर्मल इनकम टैक्स रेट्स के हिसाब से दे सकते हो। ये तो हो गया दूसरा मेथड, कंसल्टेंसी इनकम वाला। अब भाई बहुत से CAs इस मेथड के साथ काम करेंगे और बहुत से CAs 30% के साथ काम करेंगे। अगर आपके एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में आ गया कि आपने क्रिप्टो की बाइंग सेलिंग की है और आपने उस पर 30% का टैक्स ना दिया तो 70% की पेनल्टी के लिए तैयार हो जाना। इसलिए अपनी क्रिप्टोज और फॉरेक्स इनकम के ऊपर प्रॉपर टैक्स दो इंडियन गवर्नमेंट को, यानी कि लेने के देने पड़ जाएंगे, इतना आपने कमाया नहीं होगा जितना सरकार को टैक्स देना पड़ जाएगा। तो ये भाई टैक्सेबिलिटी वाला पॉइंट बहुत ध्यान से समझने वाला है। दूसरी चीज़, अगर आप क्रिप्टोज में, किसी स्टॉक में, किसी म्यूचुअल फंड में ट्रेड कर रहे हो तो एक चीज़ याद रखना, आपको आपकी ITR कंपल्सरी भरनी पड़ेगी। अगर आप इसको नहीं भरोगे तो फ्यूचर ईयर्स में जाके पेनल्टीज पड़ेंगी, मोटे नोटिस आएंगे इनकम टैक्स के, और फिर इतना कमाया नहीं होगा जितना देना पड़ जाएगा। ये चीज़ याद रखना। तो टाइम पे अपनी ITR भरो, सही तरीके से भरो और सही पर्सन चुनो ITR भरने के लिए। बाकी भाई अगर आप चाहते हो हम इनकम टैक्स रिटर्न के ऊपर करंट ईयर के हिसाब से, मतलब जो आपका असेसमेंट ईयर चल रहा है 25-26, इसमें आपने जो लास्ट ईयर की रिटर्न भरनी है उसके हिसाब से हम एक डिटेल्ड वीडियो बनाएं कि फॉरेक्स इनकम किस हेड में जाएगी, स्टॉक्स की किस हेड में जाएगी, म्यूचुअल फंड की किस हेड में जाएगी। यहाँ एक ITR आपको भर के ही दिखा दे, आप में से किसी की ITR ही ऑनलाइन भर के दिखा दे लाइव में, और आपको भी हेल्प हो जाए, आप भी साथ साथ बैठ के भर दो, तो फिर मुझे बता देना, वीडियो को लाइक कर दो, अच्छे खासे लाइक करो, शेयर करो, ताकि मोटिवेशन आए आप लोगों के सामने लाइव बैठ के एक ITR भर के दिखाएं आप लोगों की, फ्री ऑफ कॉस्ट। क्योंकि भाई मेरी भी ITR भरने की स्पेशलाइजेशन है,
मैंने अच्छा खासा काम किया है कंसल्टेंसी का और आज की डेट में भी अपनी आईटीआरस खुद ही फाइल करता हूँ मैं। बाकी भाई होप आपको ये सारा कंसेप्ट समझ में आया, आप पूरा समझ पाए कि फॉरेक्स और क्रिप्टोज के ऊपर कैसे टैक्स चार्ज होता है। और यस, क्रिप्टोज में प्रॉफिट्स के साथ लॉसेस सेट ऑफ नहीं होते, ये चीज़ याद रखना। अगर आप कंसल्टेंसी वाले इनकम में जा रहे हो तो आप सेट ऑफ कर सकते हो, क्रिप्टो में नहीं कर सकते। फ्लैट सेलिंग अमाउंट पे 30% का टैक्स देने के लिए तैयार रह जाओ। और अगर आप किसी नॉन FIU रजिस्टर्ड क्रिप्टो प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हो फिर तो 1% TDS भी पड़ेगा और 30% का टैक्स भी पड़ेगा। बाकी होप आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय एवरीवन। लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उनको भी ये पता चल सके। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना भूलना ही मत। गुड नाइट।